शुरुआत होती है यहां से। अब कुछ बेसिक बात बता देता हूं, कुछ बेसिक बात जो इस चैप्टर का है, जैसे आपने पढ़ा होगा एंड एज आई एम अज्यूमिंग दिस एज रिविजन सेशन, तो डेफिनेटली यहां पर कुछ बातें हमको पहले से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता होंगी और उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। सो चैप्टर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्या दिया गया है। चैप्टर का नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि भाई ये है राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है ऐसा मैं बताऊंगा, बट फिर भी आप बेसिकली आपको ये पता ही होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी जो अपने देश के प्रति या एक पर्टिकुलर नेशन होने का, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होने का। जैसे हम कहते हैं कि वी आर इंडियंस, वी आर ऑल इंडियंस, तो ये क्या एक नेशनलिज्म की फीलिंग है ना। तो ये नेशनलिज्म या नेशन वाला कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है, तो यूरोप में कैसे शुरू हुआ, उसी के बारे में हमको यहां स्टडी करना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें बेसिकली क्या दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है, तो इटली हो गया, तो ऐसे कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज कैसे ये नेशन स्टेट बने। मतलब क्या फ्रांस का एग्जिस्टेंस, जो आज जो फ्रांस एज अ कंट्री दिखता है, क्या ऐसा नेशन वो पहले था? तो वो वैसा नहीं था, ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है, उस टाइम पे सब किंगडम्स और एम्पायर्स होते थे, ठीक है। और तो कैसे ये फ्रांस एग्जिस्टेंस में आया, कैसे जर्मनी एग्जिस्टेंस में आया, कैसे ब्रिटेन एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, कैसे ये शुरुआत जो है ये फ्रांस से हुई, पता है ना। ये जो पूरी कहानी की शुरुआत होती है कि भाई एग्जैक्टली लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होना, ये ज्यादा अगर हम प्रोमिनेंट बात करें तो कहां से शुरू हुआ, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये कहानी शुरू होती है, और फ्रांस से उसके बाद हम बाकी जर्मनी, ब्रिटेन, बाकी सबका भी हम देखेंगे, लेकिन ठीक है, मेन कहानी अगर हम कहें तो जो चैप्टर की शुरुआत भी होती है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, तो वो हमको जरूर से देखना है, ठीक है। और इसमें और भी कई बातें हैं, जैसे बाल्कन का कॉन्सेप्ट आएगा, ओके। तो मैं यहां पर अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, देखो ये तो हमको पता है कि हाँ इस चैप्टर में हमको यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ना है, जर्मनी पढ़ना है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, इसके बाद ब्रिटेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो हमको देखना है ना, तो वो सब चीजें हमको देखनी है। तो आइए शुरू कर ही देते हैं। व्हाट इज दिस नाउ, क्या है, हाउ वाज यूरोप ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। अगर हम 17वीं सदी की बात करते हैं, ठीक है, 17th सेंचुरी की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि उस टाइम पे कोई नेशन स्टेट का एज सच फॉर्मेशन नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन है या यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, डेनमार्क है, ठीक है, आज हम दुनिया भर की इसमें हम कंट्रीज देख सकते हैं इसी मैप में। बट उस वक्त जब 17th सेंचुरी की बात हो रही है तो उस टाइम पे देखो किंगडम और एम्पायर्स थे। ये देख सकते हो इतना बड़ा सा, ये जो ग्रीन वाला है ये ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना तो मैं एंड में आपको ये वाला भी बताऊंगा, इसमें इस्तांबुल कहां पर है ये भी चीज बताएंगे हम। बहुत जबरदस्त मतलब कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जिससे चीजें आपको ध्यान में रहेंगी और एज अ स्टोरी याद रहेगा, राइट। तो इसमें क्या क्या है, देखो किंगडम ऑफ स्वीडन, ठीक है, ये है जारडम ऑफ रशिया, पता है वहां पर वहां के किंग को जार कहते थे हम, ठीक है, 9th में पढ़ा होगा। इसके बाद स्पेनिश किंगडम एंड डिपेंडेंसी, किंगडम ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये सब क्या किंगडम और एम्पायर्स ये आप देख सकते हो। उस वक्त एज सच कोई नेशन स्टेट नहीं था जब हम उस वक्त की बात करें, ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है गाइस, ठीक है। तो कैसे नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आया वो हमको देखना है। सो लेट अस मूव अहेड। अब यहां पर चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एज अ रिवीजन हम अगर बात कर रहे हैं तो नेशनलिज्म इन यूरोप में बेसिकली अलग अलग नेशंस का, मेन नेशंस का जो फॉर्मेशन है उसके डेट के साथ आप उसको याद रखोगे तो वो बहुत बेहतर होगा। आई गेस आपको ये ध्यान हो, ठीक है। देखो ब्रिटेन में एज सच लोगों के कलेक्शन से चीजें कम हुई। बेसिकली यहां पर जो सत्ता है, सत्ताधारी, वही लोग इतने स्ट्रांग थे कि वो लोगों ने अपना एक नेशन फॉर्म किया। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इनकी कहानी उनसे ही जुड़ी हुई है, और ये 1688 से लेके 1801 में इनका पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, 1801 में, ठीक है।
इसके बाद तो ये तो भाई ठीक है, इनके सरकार में ही इतनी पावर थी, इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इतने ये लोग खुद पावरफुल हो गए थे कि ये लोगों ने इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड से को अपने में जोड़ लिया, आयरलैंड को जोड़ लिया। कहानी हमको देखनी है, बट डेट देख लो 1688 से 1801 में इनकी कहानी खत्म हो गई। मतलब ये पूरा एक इनका यूनिटी जो है हो गया और इनका ये नेशन स्टेट कह सकते हो फॉर्म हो गया। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल लोगों के कंट्रीब्यूशन से, लोगों के अंदर जो वो लिबरल वाली फीलिंग, वो जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग, नेशन स्टेट वाली फीलिंग, वो मैंने बताया पूरी कहानी शुरू कहां से होती है, फ्रांस से। तो अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन फ्रांस का फॉर्मेशन, तो वो कब से है, 1830 से लेके, ठीक है, 1830 से 1848 तक इनकी कहानी चलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, कि इटली जो है वो एज ए नेशन स्टेट कैसे फॉर्म हुआ, क्या वो पहले एक ही था? बिल्कुल नहीं, पहले वो पूरा स्कैटर्ड था, पता होगा 7 स्टेट्स में स्कैटर्ड था वो, ठीक है। कैसे वो यूनाइट होके एक इटली एज ए नेशन फॉर्म हुआ, तो वो हम देखेंगे। ये डेट फिलहाल याद रख लो, 1859 से लेके 1861। देखो फ्रांस के बाद यहां पर कहानी आ गई 1859 से 1861। देन केम यहां पर देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से लेके 1871। उसके बाद 71 से लेके 1914 तक हम बात करेंगे कि भाई कैसे बाल्कन्स में क्या स्थिति थी, वहां पर क्या कंडीशन था, ठीक है। डेट्स देख लो यहां पर, और कुछ नहीं, मेन डेट्स देख लो आप। और हर स्क्रीन में आपको कोशिश यही करनी कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जब भी मैं यहां वहां मूव कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सो दैट आपके पास सारे डेटा जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम बात करें, इसके अलावा इवेंट्स के साथ डेट्स बात करें, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव्स में काम आने हैं आपको। मैं साइड हो जाऊंगा, मैं आपको बताते जा रहा हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेट याद रखना 1789 है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेट याद रखो 1789। सिविल कोड, जो नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, नेपोलियन ने जो कुछ प्रोविजंस लाए थे, कुछ नए टर्म्स और कुछ नए चीजें लाई थी, इंट्रोड्यूस करी थी फ्रांस में, सो दैट नेपोलियनिक कोड इज आल्सो कॉल्ड सिविल कोड। कब लाया गया था? 1804 में, 1804 में। उसके बाद आता है अपना ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? आप कमेंट करके बता सकते हो। ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था? 1814 में, राइट, ठीक है, बिटवीन नेपोलियन एंड प्रब। ये प्रब ऐसे याद रखो। प्रब में क्या क्या आता है? आई वांट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन। ये नेपोलियन और ये प्रब नेशंस, PRAB, कौन से कंट्रीज आती है यहां पर? जो 1804 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जिसमें नेपोलियन को हरा के और ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया था 1815 में, 1815 में। डेट याद रखना है आपको। और उसके बाद आता है ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, आया? हाँ, डिफीट ऑफ नेपोलियन, वेरी गुड, ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ये आई थी 1830 में, 1830 में। डेट याद रखो 1830, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। अब इसमें क्या कंडीशंस थे वो भी हमको देखने हैं। देन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है? कौन से नेशन से जुड़ा हुआ है बताओ? ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। और आज कॉन्स्टेंटिनोपोल को किस नाम से जाना जाता है? देखो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल का डेट याद रखोगे 1832। आज कॉन्स्टेंटिनोपोल को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, ये प्रब का बता रहे हैं, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। वेरी गुड, एक्जैक्टली दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बच्चा लोग एकदम तैयारी फुल है यार, तुम मतलब बोल रहे हो कि सर हुआ नहीं है, पर ये तो पूरा हुआ लग रहा है, ठीक है। देखो हम दोनों चीजें करेंगे, डिटेल वाली चीज भी है और शॉर्ट वाली चीज भी है, सारी चीज आपके लिए है। और ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कि पूरा राम कथा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आएगी, चिंता नहीं करनी कि इतना ज्यादा डिटेल होगा। डिटेल में समझ लेंगे, पर यहां आपको स्क्रिप्ट बहुत दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दोनों फायदा मिलने वाला है। वेरी गुड। ये जुड़ा हुआ है ग्रीस से, ठीक है, ग्रीस से जुड़ा हुआ है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। बट ये बताओ कि आज कॉन्स्टेंटिनोपोल को किस नाम से जाना जाता है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि कॉन्स्टेंटिनोपोल को किस नाम से जाना जाता है? अभी तक मुझे यहां पर एक भी नाम नहीं दिखाई दिया। कॉन्स्टेंटिनोपोल को किस नाम से जाना जाता है गाइस? मुझे यहां पर आया, यहां पर एक निर्वाण सिन्हा ने बताया है करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड इस्तांबुल। आज जो है इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो कि तुर्की या टर्की में बेस्ड है, ठीक है। इस्तांबुल जो आज प्रेजेंट डे टर्की या तुर्की जो भी तुम कहते हो उसमें बेस्ड है। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल का अब जो नाम है वो इस्तांबुल है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर, ठीक है। 1832 डेट्स याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आई डोंट माइंड, ठीक है। आगे देखो, वैसे मुझे मैं क्या माइंड करूंगा ना। आगे देखो ज़ोल्वेरिन, ये जो कस्टम यूनियन है ये कब फॉर्म किया गया था? ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था 1834 में। ये सारे डेट आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत काम आएंगे। उसके बाद आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब ये बताओ ये कौन से कंट्री से जुड़ा हुआ है, ये कौन से नेशन से जुड़ा हुआ है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट,
गाइस आई वांट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हो गया इस्तांबुल। अब बताओगे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कौन से नेशन जुड़ा हुआ है? 1848 की बात है ये, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, ठीक है। कम ऑन, आप बताते जाओ, थोड़ा सा लैग है, ठीक है, वो यूट्यूब का थोड़ा सा लैग है, बट नो वरीज। इसके बाद आता है अपना डैनिश प्रूशियन वॉर। डैनिश प्रूशियन वॉर, ये इसका डेट है 1864। इसके बाद है ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866। इसके बाद है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ठीक है, 1870-71। तो ये 7 ईयर वॉर के नाम से बहुत मशहूर है ना। दिस इज कॉल्ड 7 ईयर वॉर, तुम कह सकते हो 7 ईयर वॉर। और ये किसने लड़ा था बताओ? अब इसमें समझ में आ रहा है, डैनिश का मतलब है डेनमार्क, ऑस्ट्रो का मतलब है ऑस्ट्रिया, उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगरी था वो, ठीक है। और यहां पर फ्रैंको का मतलब है फ्रांस, दिख रहा है। और प्रूशियन, ये जो प्रूशिया, ये जो नाम है, आज की डेट में प्रूशिया कोई कंट्री नहीं है, तो प्रूशिया अब कह सकते हो वो ओल्ड फॉर्म ऑफ जर्मनी है। तो यानी जर्मनी ने अपने यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी में कौन था वो बंदा? ही वॉज द आयरन मैन। यस, जर्मनी में कौन था वो बंदा? जर्मनी में वो बंदा था बिस्मार्क, राइट, वेरी गुड। बिस्मार्क ने, ठीक है, जर्मनी के लिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए डेनमार्क से लड़ाई करी, थोड़ा सा अपना जो जर्मन स्टेट्स थे उनके पास थे, डेनमार्क से उनसे लड़ाई करी, ठीक है। ऑस्ट्रिया से कुछ लड़ाई हुई और कुछ लड़ाई फ्रांस से हुई, ताकि जितने भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनको एक साथ कंसोलिडेट जोड़ा जा सके। और बेसिकली वो इसी को 7 ईयर वॉर से नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो प्रूशिया ने लड़ा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रैंक के खिलाफ, ठीक है। डेट्स इफ यू वांट टेक द स्क्रीनशॉट, मैं चाहूं तो ये जो है मिटा देता हूं कुछ ऐसे। गाइस कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट। और ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी चीज, ठीक है। डेट्स याद नहीं रहते सर, तो हो जाएंगे, क्यों नहीं याद होंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब बहुत इजी चीजें हैं जो शायद आपको पता होंगी, बट इसको कलेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब होता है पेट्रियोटिज्म, है ना, काइंड ऑफ पेट्रियोटिज्म, कि भाई अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन, ठीक है। एक बोलते ना, हम सब इंडियंस क्यों कहलाते हैं? वाई वी ऑल आर कॉल्ड इंडियंस? क्यों इंडियंस कहलाते हैं? बिकॉज हमारे अंदर एक कॉमन हिस्ट्री है, हमारा कॉमन हिस्ट्री है ना। हमको लगता है कि हाँ, हमारी मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जो ये टर्म आपको यूज करना है इसके अंदर, है ना, कि हम सबको लगता है कि हाँ, हमारा कॉमन हिस्ट्री है, हमारा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिशन है, ठीक है, हमारा एक बहुत ही महान सभ्यता है, इस सब चीजों को लेके जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, और इसी से हम एक देश बनते हैं। खाली ऐसा नहीं कि भाई इतने 28 स्टेट्स या व्हाटएवर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज मिला के ये देश बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जो फीलिंग है हमको ना, कि हमारा जब लड़ाई होती है किसी दूसरी कंट्री से या व्हाटएवर, जैसे वो मैच ही होता है, क्रिकेट मैच ही होता है, तो जो हम फील करते हैं दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है। जो हम एक जैसा फील करते हैं, जो बुरा लगता है, नहीं यार ये धोनी ऐसा खेल सकता था, ये विराट ऐसे खेल सकता था, दैट इज नेशनलिज्म, राइट। लैग हो रहा है? आर यू श्योर? लेट मी चेक। आई गेस अभी ठीक है, सही है। सो मच लैगिंग। एक मिनट, आप लोग एक बार कंफर्म कर दो, बताओ कि हाँ अभी ओके है या नहीं है। एक बार कंफर्म कर दो, लेट मी चेक। इज इट ओके नाउ? ठीक हो गया? कमाल है भाई, अपने आप ठीक हो जाता है ये, बढ़िया है। आगे, सो नेशनलिज्म का मतलब है कि भाई अपने देश के लिए जो हमारी जो बढ़िया सी फीलिंग आती है ना, जो अंदर से एक इमोशन निकल के आता है, ठीक है, वही उसी सेंस को हम नेशनलिज्म कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ नेशन स्टेट? व्हाई यू कैन कॉल दिस फ्रांस, दिस इटली, इंडिया, मतलब जो भी हम यहाँ पर आज की डेट में हम कंट्री बोलते हैं, कैसे नेशन स्टेट कैसे फॉर्म हुआ एग्जैक्टली? द वन इन विच सिटीजन शेयर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसकी कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, ट्रेडिशन होता है। वैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में तो इतने सारे लैंग्वेजेस है, बट हमारा हिस्ट्री हमको जोड़ता है ना, इसी बोलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नो दैट, ओके। इसके बाद है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ, अब यहां पर ध्यान देना, दो टर्म्स आएंगे, एक है एब्सोल्यूटिस्ट और दूसरा है उटोपियन, है ना, या यूटोपियन। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है ऐसा गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम, ठीक है, दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन पावर एक्सरसाइज, लाइक मोनार्की, ठीक है, मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, ठीक है, ऐसे
ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जिसके पावर का कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब पावर है उनके पास। जैसे पुराने महाराजा, राजा महाराजा होते थे, जो किसी को भी कभी भी कोई सजा सुना दी है ना, बाहुबली पिक्चर देखी है तुमने, तो वो सब क्या है, दैट इज मतलब उनमें भी तो उनमें ऐसा नहीं था, उनमें थोड़ी सब ये जो संविधान टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल था वो, बट फिर भी जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो डिक्टेटरशिप है, इसमें क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड पावर होता है। अभी भी काफी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास डिक्टेटरशिप है, इफ यू नो चेक कमेंट में मुझे आंसर बताना, ठीक है। तो ये सब जिनके पास अनलिमिटेड पावर था, ऐसे सिस्टम, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट यूटोपियन या उटोपियन का मतलब क्या होता है, अ विजन, ये बहुत ही आइडियल, बहुत ही आदर्श ऐसी सोसाइटी होती है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब इतना बढ़िया सिस्टम है कि वहां पर हर बंदा जो है वो, उसको इक्वालिटी है और कोई टेंशन नहीं है आपस में। तो ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकली, बट ऐसी आइडियल सोसाइटी बनाने का कोशिश हमेशा हर कंट्री का होता है, एंड दैट इज यूटोपियन फॉर्म, है ना, यूटोपियन सिस्टम कह सकते हो उसको, ठीक है, जो सिर्फ कथाओं में मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, ऐसा हम चाहेंगे कि भाई इंडिया भी ऐसा यूटोपियन सिस्टम जो है वो बन जाए, इसी टाइप की सोसाइटी बन जाए, है ना, जहां पर कोई भेदभाव ना हो, सब जगह बराबरी हो, ठीक है। इसके बाद ये सफरेग भी बोलते हैं, सफरेज भी बोलते हैं। तो ये जो सफरेग है, इसका मतलब क्या है, राइट टू वोट, याद रखना, इसका मतलब है राइट टू वोट। इसके बाद है कंजर्वेटिज्म। नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है अब पॉलिटिकल, देखो ये इज्म आ गया ना, इज्म, ये हर जगह लगभग ऐसे ही फिलोसफी बन जाता है। सो अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इसका मतलब समझ लो, सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव का मतलब, हम कहते हैं ना कि हमारे मतलब हम बोलते हैं अरे यार उसके पेरेंट ना थोड़े कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जो अपने ट्रेडिशन को, अपने पुराने सभ्यता या पुरानी जो ट्रेडिशन है उसको लेके चलना चाहते हैं, है ना, उसको एकदम छोड़ नहीं देना चाहते हैं। दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू देयर ट्रेडिशन और वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो ये जो सोच है उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ फिलॉसफी दैट इज स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पेरेंट्स थोड़े ना मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब थोड़े ना थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं हमारे कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो टाइम का भी थोड़ा सा रिलेशन होता ही है उससे। आपके बच्चे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी थोड़े से आपके बारे में यही सोचेंगे कि यार ये थोड़े कंजर्वेटिव नहीं है, हमको फ्रीडम नहीं दे रहे, ठीक है। और जिनके पेरेंट एकदम फ्रीडम दे रहे हैं, यार बिंदास, बहुत भरोसा बच्चे पे, दैट इज कॉल्ड लिबरल, है ना, लिबरल पेरेंट बोलेंगे। तो वैसे यहाँ पर हम मतलब जो उस टाइम के लोग हैं उनको भी हम ऐसे दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एक लिबरल, एक कंजर्वेटिव, ठीक है। फेमिनिस्ट क्या होता है, ये फेमिनिस्ट, ये जब ना टर्म आ गया तो फीमेल टर्म आ गया। इसका मतलब क्या है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स, ठीक है भाई। मतलब सिंपल सी बात है, फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल एक बराबर है, ये फीलिंग को रखना, ठीक है। इसी थॉट को हम कह सकते हैं भाई जेंडर का इक्वालिटी हो, ठीक है। इसके बाद है आइडियोलॉजी। नाउ व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। सिस्टम ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, एक ऐसा आइडिया जो क्या करता है, किसी के पॉलिटिकल और सोशल विजन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज योर आइडियोलॉजी अबाउट दिस, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है ना, वो चीज, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है ये आई गेस, हाँ इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लोगे आप। एथनिक का मतलब क्या होता है, सेकंड क्लास में एथनिक का मतलब है क्या है, रिलेट्स टू कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई एथनिक से बोलते हैं ना कि भाई ये एथनिक कपड़े पहन के है, मतलब क्या, थोड़े कल्चरल टाइप के या थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के कपड़े पहने हुए, ठीक है। एथनिक का मतलब ये होता है रिलेट्स टू कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स। एलिगरी, नाउ व्हाट इज एलिगरी? एलिगरी, आई होप ये तो पता ही होगा सबको। एलिगरी मतलब होता है व्हेन, मतलब जैसे कि हम सिंपल सी बात लाइक भारत माता इज एलिगरी, ठीक है। या हम अभी चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की एलिगरीज है। तलवार क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक उगता हुआ सूरज क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक चीज का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब किसी वस्तु को, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है, कुछ मतलब ये किसी चीज से पर्सोनिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं, उसको एलिगरी बोलते हैं। जैसे हमने भारत माता का जो पूरा एग्जिस्टेंस है, जो चीज बनाई गई है, भारत माता का जो पिक्चर बनाया गया है, तो वो क्या है, क्या सच में भारत माता एग्जिस्ट करती है? नहीं, पर हमने उसको बनाया है, उससे सारे लोग रिलेट कर पाते हैं, है ना।
कि हम अपने देश के लिए और ज्यादा पेट्रियोटिक फील कर पाते हैं उस एलिगरी की वजह से। सो दैट इज एलिगरी। जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टैचू को, किसी पेंटिंग को हम क्या करते हैं, उसको पर्सोनिफाई करते हैं या कुछ ना कुछ फीलिंग या किसी चीज को रिसेंबल करता वो बताते हैं। ठीक है, ये हमको देखना है, डोंट वरी फॉर दैट। अलग अलग एलिगरीज जो भी है वो हम चैप्टर के अंदर देख लेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, अब ये कैरेक्टर कौन है, ये बंदा कौन है भाई, अचानक से ये बंदा कौन आ गया, डू यू नो हिम? अगर पता है तो कमेंट करके बताना मुझे यहाँ पर। ये बंदे का नाम है, अरे ये क्या है, फ्रेडरिक सोरियो। यस, ही इज फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो कौन है? अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ही इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ, तुमने देखा होगा चैप्टर की शुरुआत में ही, है ना, एक अच्छी सी तस्वीर दी है जिसमें सारे लोग जो है झंडे ले लेके जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से क्रॉस होते हुए, ऊपर जीसस और जितने भी एंजल्स हैं वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो जो पेंटिंग बनाई गई है वो किसने बनाया है? फ्रेडरिक सोरियो ने। और उसका बहुत डीप मीनिंग है जिसको हम देखेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। जितने अगर तुमको सवाल चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो चैप्टर के एंड में यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर समय मिला तो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको कम से कम स्क्रीन पर दिखाई दूंगा। ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसके बाद आता है एक और कैरेक्टर। नाउ कौन है ये कैरेक्टर, जरा बताएं। आई होप ये पता तो होगा, ये बंदा तो सबको पता होगा। कौन है ये कैरेक्टर? यस, ही इज नन अदर देन नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट भाई, द डिक्टेटर, द फ्रेंच डिक्टेटर हु डेमोलिश्ड डेमोक्रेसी। मतलब जैसे तैसे वहां पर बोरबॉन किंग को हटा के और डेमोक्रेसी सेटल हो ही रही थी, है ना, याद होगा तुमको। तो 1789, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन आके और फिर से डिक्टेटर बन बैठा, है ना, और डेमोक्रेसी वापस चली गई, हट गई। तो नेपोलियन के बारे में काफी कुछ हमको देखना है। अगला कैरेक्टर कौन है ना, हु इज हियर, मतलब बंदा कैसे खड़ा है, कौन है ये? तो ये है लुई फिलिप बोलता है। ही वॉज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन 1830। 1830 के जुलाई रेवोल्यूशन के बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया, लोगों ने ही बनाया। कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो सिर्फ मोनार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में बहुत फर्क है। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जहां रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और कुछ संविधान है, और एक राजा भी है। ठीक है, एक राजा भी है, ऐसा नहीं कि राजा नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इनको बनाया गया, है ना, लुई फिलिप। इसके बाद एक और बंदा, भाई ये कौन है, ये तो जहाज का पायलट लग रहा है, नहीं? तो ये बंदा है केजर विलियम वन। केजर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन, है ना। तो जब जर्मनी को यूनिफाई किया गया, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, है ना, 1871 को, तो केजर विलियम वन जो यहां पर दिख रहा है, ये महानुभाव को क्या बनाया गया, वहां का एम्परर बनाया गया। ठीक है, इसके बाद तो ध्यान से देख लो, लुई फिलिप को यहां का बनाया गया और वहां पर केजर विलियम वन आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देन ओहो तेरे नाम, हाँ कौन है भाई, कौन है, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है सर, जुसेप्पी मैज़ीनी। वाह क्या नाम है, जुसेप्पी मैज़ीनी एस्टेब्लिश्ड यंग यूरोप एंड यंग इटली। ये याद रखना, दो टर्म्स भाई, सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी यंग इटली। ठीक है, एंड 1831 की बात है। और इनको सोल ऑफ इटली कहा जाता है। सोल मतलब अगर इटली का यूनिफिकेशन हो पाया, और जो एक्चुअल जिसने फाउंडेशन रखी, जिसने वो फिलॉसफी दिलाई, जो वो भरोसा दिलाया, वो बंदा जो है शुरू से, वो बंदा कौन था, जुसेप्पे मैज़ीनी। ठीक है, मतलब इनके आइडियाज, इनके थॉट्स जो है वो इतने प्योर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत पहले, मतलब काफी पहले इन्होंने ये बताया था कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये भगवान का दिया हुआ, ये गॉड का दिया हुआ आइडिया है। ऐसा नहीं कि ये हम जनरेट कर रहे हैं, ये गॉड का दिया हुआ थॉट है कि ये नेशन स्टेट होना चाहिए, लोगों का उस तरीके से, हर आदमी की इक्वालिटी जहां पर हो। ठीक है, तो ये इनका थॉट था जो कि बहुत बाद में काम आया यूनिफिकेशन में जब इटली का हुआ। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और नाम इनका भी वही है, नाम इनका भी सेम है, सरनेम अलग है। ठीक है, इनका है जुसेप्पी गरिबाल्डी। ठीक है, कोई इसको गरिबाल्टी बोलता है, कोई गरीब आदमी बोलता है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही खतरनाक है, तलवार वार लिए हैं ये। ठीक है, देखो इटली का झंडा लिए हुए और रेड शर्ट पहने हुए, रेड शर्ट इनकी, रेड शर्ट आर्मी थी या रेड कोट आर्मी थी। जुसेप्पी गरिबाल्डी, इन्होंने क्या रोल प्ले किया वो भी हम देखेंगे इटली की यूनिफिकेशन में। सो ही लेड द आर्मी वॉलंटियर्स, और इनको बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता है। जैसे जर्मनी को यूनाइट करने वाले ऑटो वन बिस्मार्क लड़ाई करी थी एकदम फुल ऑन, वैसे इटली के लिए जिन्होंने लड़ाई करी थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो थे जुसेप्पे गरिबाल्डी। तो इनको बिस्मार्क से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आगे देखें।
हाँ, नाउ हु इज ही, अगेन ये भी इनका भी ताल्लुक जो है वो इटली से ही है, ठीक है, ये भी इटली से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है इनका? काउंट कैमिलो दे केवर, ठीक है, आप इनको सिर्फ केवर नाम से भी जान सकते हो, काउंट केवर। तो ही लेड द मूवमेंट ऑफ यूनाइटेड इटली, ही वॉज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देयर, इटली के प्राइम मिनिस्टर। और ये जो है मतलब एक्चुअली कहो तो गरीबाल्डी जो है वो पावरफुल थे, ताकतवर, लड़ाई करने वाले, पर जो दिमाग लगाने वाला बंदा जो था ना वो ये था। मतलब फ्रांस से, क्योंकि इनको जो इटालियन से ज्यादा इनको फ्रेंच आती थी, तो फ्रांस से थोड़ा सा कम्युनिकेट करके और इन्होंने लड़ाई करी थी ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ, और अपना जो थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट है उसको हासिल किया था। तो ये वो बंदे हैं, तो बहुत ही मास्टरमाइंड कह सकते हो इनको तुम, ठीक है। इसके बाद ये कौन है? नाउ ही इज अगेन इटली से, देखो हमने 3 नाम देख लिए इटली के, अब एक और नाम है, ही इज नन अदर देन विक्टर इमैनुअल II बिकेम द किंग ऑफ इटली इन 1861। जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो विक्टर इमैनुअल II को वहां का राजा बनाया गया। तो सर बात ही क्या हो गई, राजा फिर बना दिया तो, है ना, यूनाइट करके और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, थोड़ा सिस्टम के साथ राजा बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एक और महानुभाव, कौन है भाई आप बताइए। ओ, कुछ समझ में आ रहा है कौन है ये? यस, जिसको मैंने बोला था वहां पर हमने गरीबाल्डी को नाम दिया था एक, क्या, बिस्मार्क ऑफ इटली। एक्चुअल ये बिस्मार्क है ना, और उनको तो बस कंपेयर किया था बिस्मार्क से, ये है बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ही फॉट टू यूनिफाई जर्मनी, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन में, देखो इटली के यूनिफिकेशन में हमने कितने नाम देख लिए। इटली के यूनिफिकेशन में जुसेपे मैज़ीनी, जुसेपे गरीबाल्डी, है ना, केवर, 3 नाम देखे हमने। यहां पर बस इकलौता नाम है, क्या है? जर्मनी के यूनिफिकेशन में ही इज नन अदर देन बिस्मार्क, ठीक है। तो बिस्मार्क का सारा खेल, उस 7 ईयर वॉर की जो मतलब जो लड़ाई लड़ी वो सब अकेले, और ये इसका कैरेक्टर खत्म होता है। और हम यहां पर बढ़ते हैं कि भाई चैप्टर में हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो एज यू ऑल नो, चैप्टर के अंदर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और नेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो हम देखेंगे। सेकंड होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ये जो 1830 से लेके 1848 का जो टाइम है, इसमें काफी रेवोल्यूशंस हुए, तो एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है इसको, वो हम देखेंगे कौन से रेवोल्यूशंस हुए बेसिकली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यहां पर हम ब्रिटेन के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। तो जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का हम यही देखेंगे, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और मेकिंग ऑफ ब्रिटेन को देखेंगे। इसके बाद आएगा विजुअलाइजिंग द नेशन, जैसे मैंने कहा कि जर्मनी को यूनाइट करने के लिए एक एलिगरी बनाई गई, जर्मेनिया, है ना। वैसे ही फ्रांस में क्या एलिगरी बनाई गई, आप कमेंट करके बताओ, फ्रांस में क्या एलिगरी बनाई गई, आप बताना कमेंट करके। इसके बाद है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म की फीलिंग तो काफी हो गई यूरोप में, तो उसके बाद जब बहुत सारे नेशन जब फॉर्म हो गए, तो बाद में क्या होने लगा कि भाई अपना कंट्री तो बन गया, मतलब इटली सोच रहा है भाई इटली तो बन गया हूं मैं, जर्मनी सोच रहा है मैं जर्मनी बन गया हूं, फ्रांस सोच रहा है मैं फ्रांस बन गया हूं, पर सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे पे कब्जा करने जा रहे हैं, है ना। यूरोप के अंदर भी और यूरोप के बाहर भी ये लोगों ने बहुत सारे जगहों पे कब्जा किया ना, इंडिया पे भी कब्जा किया है लोगों ने, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म, ठीक है भाई। जाके और कब्जा करना दूसरे जगहों पे, दूसरे लोगों को अपना गुलाम बना लेना, जो गलत बात है भाई, है ना। अपना अपना करो ना, अपना देखो। अब आता है यहाँ पर ये पिक्चर, जिसका मैंने बताया कि कौन से आर्टिस्ट ने बनाया है, फ्रेडरिक सोरियू। तो फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में ये जो आर्ट है ये बनाया था, 1848 की बात है, ठीक है। एंड द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये याद रखना कि इनका यही सोचते कि भाई लोगों की यही चाहत है और यही आगे होगा भी, ये सपना है कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, है ना, डेमोक्रेसी जो है वो एक न एक दिन छाएगी और लोगों का मतलब जनता का जो है सुना जाएगा। ये मोनार्की कोई सिस्टम नहीं चलेगा भाई, ये राजा महाराजा का। वेरी गुड मरियान, यहाँ पर आंसर आ रहा है, फ्रांस की जो एलिगरी है वो मरियान है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पेंटिंग में क्या क्या दिखाया गया कि भाई ये जर्मनी, ये यहाँ पर इटली है ना, हाँ, तो आई गेस ये फ्रांस, और यहाँ पर जितने भी यहाँ झंडे दिख रहे हैं, ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसमें अमेरिका और यूरोप के सारे मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करा गया है, और यहाँ पर ये टूटे हुए जो क्राउन्स है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मोनार्की सिस्टम किसी को पसंद नहीं, फेंक दो इसको, है ना। और जो ये सब देख के जो हमारे जितने भी इनके जीसस क्राइस्ट और जितने भी यहाँ एंजल दिख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे कि हाँ भाई जो हो रहा है एकदम बढ़िया है, हम खुश हैं एकदम, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर लोग जो है वो क्रॉस करते जा रहे हैं, ठीक है, और अपना अपना
जो डेमोक्रेसी है या अपना अपना जो रिपब्लिक्स है वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट गाइस? ये है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पर देखो क्या हो रखा है, ये पता होगा 9th में पढ़ा तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला हिस्सा, तो देख लेते हैं। आओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है 1789 में। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। आई गेस यहां पर ना थोड़ा ये रिफ्रेश करता हूं मैं, थोड़ा पानी पी लिया जाए यार, थोड़ा पानी पी लिया जाए। एक सेकेंड। Yes. So this French Revolution started in 1789, which was the first impression of nationalism in Europe. ठीक है, इनफैक्ट तुमको याद होगा मेटरनिक ने क्या कहा था कि जब फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है ना। When France sneezes, the whole Europe catches cold, है ना। तो यहां पर यही बात है कि जब फ्रांस में जब जैसे शुरुआत हो गई, पहला एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म का यूरोप में हम मानते हैं कहां पर, फ्रांस से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789 व्हिच वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच पीपल डिमांडेड, क्या डिमांड करी भाई, क्या डिमांड थी उनके? पकौड़े चाहिए थे क्या उनको? नहीं। अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई ये मोनार्की सिस्टम खत्म किया जाए। अबॉलिशमेंट मतलब क्या? खत्म किया जाए, और डेमोक्रेसी स्थापित की जाए। डेमोक्रेसी मतलब क्या? ये राजा महाराजा का सिस्टम नहीं चाहिए हमको, लोगों की सरकार चाहिए, है ना, जहां लोगों की सुनी जाए, लोगों का के हिसाब से इक्वालिटी हो, सारी चीजें हो। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या मेजर चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, वो यहां पर दिए हैं, ध्यान से देखना क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। सो पहला है दो यहां पर देखो टर्म्स दिए हैं, एक है ला पात्री और दूसरा है ली सितोयन। तो ला पात्री मतलब क्या होता है? द फादरलैंड, और ली सितोयन मतलब क्या होता है? द सिटीजन। तो यहां पर दो चीजों पे बहुत जोर दिया गया कि भाई ये जो फ्रांस है ये हमारा, लोगों का, हम सब का, ठीक है, हम सबका फादरलैंड है, हमको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोगों के अंदर ये फीलिंग आई, और हम सब क्या हैं? हम सब इसके सिटीजन्स हैं, इसके, है ना, बराबर के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया। एम्फेसाइज्ड यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स, है ना, कि भाई हम सब जो है एक कम्युनिटी है और हम सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। ये इस बात पे जोर दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, है ना, 9th में तुमने पढ़ा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बहुत सारी चीजें हुई जिसके बाद पावर जो है वो ट्रांसफर हुआ। मोनार्क मतलब राजा, है ना, राजा से प्रजा, यानी लोगों के पास जो है वो, कॉमन आम आदमी के पास जो पावर है वो ट्रांसफर हुआ। अब इससे क्या हुआ? दे इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, नया झंडा मिला फ्रांस को। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच को वहां का नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड, ठीक है, नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया, और शपथ खाई गई, कस्में खाई गई भाई अपने देश के लिए कि हम इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे, ये सारी चीजें करी गई। अब देखो ये सारी बहुत सिंपल चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है, वो सिंपल चीज है, बस आप इसको स्टोरी की तरह, कंसेप्ट की तरह दिमाग में रखा करो। ठीक है, आगे देखें। स्टेट जनरल्स इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। ओके, स्टेट जनरल्स जो है वो इलेक्ट किए गए। किसने इलेक्ट किया? राजा ने इलेक्ट किया गया? नहीं, कॉमन लोगों ने इलेक्ट किया, और नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो ट्रेड्स होते हैं उसमें इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो है एस्टेब्लिश नहीं, सॉरी, एबॉलिश लिखा गया। एबॉलिश का मतलब क्या है? खत्म किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि फ्रांस के अंदर मान लो कि उनके जो रीजन है उसके अंदर ही इधर से इधर अगर जाना है, कुछ ट्रेड, कोई सामान लेके जाना है यहां से यहां बेचने के लिए, तो उनको अलग से टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, तो ये उनको एक्स्ट्रा जो है नुकसान होता था। तो ये सब चीजों को खत्म किया गया, एबॉलिश किया गया। बहुत अच्छी बात हुई भाई। ठीक है, और क्या है? नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी। तो जो फ्रेंच आर्मी है उसने नेशनलिज्म का आइडिया मतलब फ्रांस के अलावा बाहर यूरोप में दूसरी जगहों पे भी स्प्रेड किया। अब नेपोलियन की जब एंट्री हुई ही है तो यहां पर हम बात कर लेते हैं 1799 में। ध्यान देना, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1799 में नेपोलियन, मतलब देखो आर्मी के पास कंट्रोल लगभग आ ही गया था,
नेपोलियन सीज्ड पॉलिटिकल पावर। नेपोलियन ने सीज का मतलब क्या है, ले लिया, छीन लिया, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, 1799 में ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने अपना नया कानून लाया। क्या है वो कानून, दैट इज कॉल्ड सिविल कोड। क्या कहा जाता है उसको, सिविल कोड, सबको मानना पड़ेगा भाई, ठीक है, ऑफ 1804। देखो 1799 में, 1799 में वो नेपोलियन की एंट्री हुई है, नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर ले लिया है, वो डिक्टेटर बन चुका है फ्रांस का, और 1804 में, 1804 में उसने अपना नया कानून लाया, जिसको सिविल कोड भी कहते हैं या नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब यहां पर क्या क्या बातें हुई है वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या क्या चीजें एस्टेब्लिश करी, क्या वो अच्छी थी कि बुरी थी, देख लेते हैं। पहला है ही एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जो है वो लॉ के सामने बराबर है। ये तो अच्छी बात कर दी भाई नेपोलियन साहब ने, क्या बात है, सब खुश। अगला, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, लैंड, जमीन लेने का अधिकार सबको नहीं था उस वक्त, तो इन्होंने सबको राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम इन्होंने करा दिया। तो लोग सारे खुश हो गए कि भाई सभी क्लास ले सकती है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, सभी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम मतलब पता है ना कि जो क्लर्जीज हैं या जो नोबल्स हैं उनके पास ही लगभग सारी लैंड होती है, और जो बाकी थर्ड स्टेट वाले लोग हैं वो उनके पास जो है क्या है, मजदूर की तरह काम करते, बंधुआ मजदूर की तरह। तो वो जो सिस्टम है उसको एबॉलिश किया गया। एबॉलिश मतलब क्या, उसको हटाया गया। बहुत अच्छी बात है यार, नेपोलियन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और क्या किया गया, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। हाँ, बंधुआ मजदूरी से, ठीक है, जो किसान जो है वो काम कर रहे थे, ऐसे पीजेंट्स को फ्री कराया गया। काफी अच्छा काम कर रहे हैं भाई नेपोलियन। और क्या काम किया, देखो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब वही ट्रेड में जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो कस्टम लगते थे, कस्टम ड्यूटीज, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते थे, उसको हटाया गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड। क्या बात है यार, मतलब नेपोलियन ने लगभग सारे काम अच्छे किए हैं, है ना। सिविल कोड में ये सारी चीजें लाई गई, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन रुक जाओ, ये तो हमने बात करी कि नेपोलियन ने क्या अच्छा किया, लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसी बात भी कर दी जो लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है। नेपोलियन ने कुछ ऐसी बात भी कर दी जो लोगों को पसंद नहीं आई। क्या थी वो बात, ये देखो। नेगेटिव, पॉजिटिव तो हमने देख लिया नेपोलियन के सिविल कोड का। सिविल कोड की नेगेटिव बात है, डिसएडवांटेज क्या था जो लोगों को पसंद नहीं आया। इन्होंने क्या कर दिया, भले ही गिल्ड, देखो टैक्सेस कम नहीं किए, रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दिए, लेकिन टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए, ठीक है। ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस तो हटा दिए गए, लेकिन नॉर्मली लोगों के टैक्सेस बढ़ा दिए गए, इंक्रीज टैक्सेस। की नेपोलियन का मानना था कि भाई टैक्स कलेक्ट होगा तभी तो सारा सिस्टम चलेगा अच्छे से, तो टैक्सेस बढ़ा दिए। और क्या कर दिया, सेंसरशिप ले आ दिया गया। जैसे फिल्मों में होता ना सेंसरशिप, कि अगर कोई मूवी बनी है कुछ ज्यादा ही खतरनाक टाइप की बनी हुई है ना, समझ रहे हो आप, तो उसमें फिर वो सारी चीजों को एडिट करके हटा दिया जाता है ना। तो ये किसका काम है, सेंसर बोर्ड होता है ना। वैसे यहां पर भी सेंसरशिप क्यों है, देखो कि अगर नेपोलियन ने कुछ भी कोई कानून लाया, नेपोलियन तो भाई डिक्टेटर है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने अगर मान लो उसने कह दिया कि इसको सजा देनी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, तो क्या होता है कि भाई कोई मीडिया है, कोई कुछ ऑब्जेक्ट ना करे, इसके लिए सेंसरशिप लाया गया कि कोई नेपोलियन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। वो जो कर रहा है वो सही है, बिकॉज वो डिक्टेटर है, कर सकता है, ठीक है। तो कोई नेपोलियन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, यानी जो सेंसरशिप है वो चीज ले दी गई। लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, कोई भी कह दे, है ना। आज मोदी जी बोल दे, है ना, कि हाँ कोई कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा तो उसको सीधा फांसी की सजा होगी, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये जो है सेंसरशिप यहां पर इंपोज किया गया नेपोलियन द्वारा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। और अगला क्या है, ही फोर्स्ड टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। मतलब लोगों को, आम आदमी, मतलब लगभग हर घर में सबको भाई जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करनी है। ये क्या बात हुई, मतलब कोई बंदा सोया पड़ा है, एंजॉय कर रहा है, अपना टीवी देख रहा है, उसको उठा के सीधा आर्मी भर्ती करा दो, ठीक है। तो ये तो गलत बात है भाई, अगर कोई नहीं चाहता है तो यहां पर जबरन आर्मी में भर्ती कराना ये भी गलत था। और ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थी जो नेपोलियन के सिविल कोड को बुरा बनाती है। बाकी यहां पर तो काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, ठीक है। तो आई विल वांट, मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं एरेज कर देता हूं। आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़े गाइस, आर यू ऑल रेडी? इधर तक बात क्लियर है? सभी लोग यस और नो बताएंगे, मैं पानी पी लूं तब तक। यहां तक बात क्लियर है? और कल भी एक धमाका है ना अपना? इधर तक ओके है एवरीवन? कमेंट करके बताओ। यस,
एक बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा और तेज पढ़ाओ, मतलब इससे भी ज्यादा तेज, कमाल है। बच्चे का नाम है अजीब की अजीब, ऐसे कुछ नाम है, अजीब है भाई, ठीक है। आई गेस ठीक है यार, इससे आप तेज पढ़ाऊंगा तो फिर समझ भी ना आना है आगे। हाँ अब देखो, नेपोलियन ने अपना सारा कानून कायदा कानून ले आए, तो जो कंजर्वेटिव थे उनको ये बात हजम नहीं होने लगी। मतलब जो लोग अब सोच रहे हैं, देखो एक तो नेपोलियन फ्रांस में तो अपना सिस्टम ला ही रहा था, और फ्रांस से बाहर निकल के मतलब यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी वो चाहता था कि वो कब्जा हो जाए फ्रांस का, और बेसिकली वो ये नेशनलिज्म की थॉट को सब जगह फैला रहा था कि भाई नहीं, हमारा सिस्टम में देखो यहाँ बहुत मजेदार है, ये राजा महाराजा सिस्टम में कुछ रखा नहीं गया है। तो नेपोलियन ऐसा कर तो रहा था, लेकिन लोगों को नेपोलियन की ये नेगेटिव बातें हैं ये समझ आ गई, तो काफी लोग वैसे भी अगेंस्ट हो गए। और एक और चीज हुई कि भाई जो रशिया है, जो ब्रिटेन है, जो ऑस्ट्रिया है ना, जो प्रूशिया है, यहाँ के राजा महाराजा जो कंजर्वेटिव थॉट वाले हैं, जो सोचते हैं कि अगर ऐसी चीज आने लग गई तब तो यार हमारा सिस्टम तो बंद हो जाएगा, मोनार्की खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि वो लोगों ने उन्होंने नेपोलियन पे कर दिया हमला। कभी किया, देखो 1799 में नेपोलियन ने एंट्री मारी थी, फ्रांस का डिक्टेटर बना। 1804 में उसने अपना सिस्टम लाया, सिविल कोड लाया, और उसके बाद देखो 1815 लेकिन लगभग 9 साल ना, ठीक है। 1815 में जब नेपोलियन अपना एक्सपेंशन कर रहा था, ठीक है, फ्रेंच बॉर्डर को बढ़ा रहा था, लंबा कर रहा था, फ्रांस के मतलब दूसरे कंट्री पे कब्जा कर रहा था, तो उस वक्त एक लड़ाई हुई, बड़ी सी लड़ाई, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। वाटर और लू को अलग मत करो, बैटल ऑफ वाटरलू, जो नेपोलियन और किसके बीच में हुआ था, नेपोलियन और ये कंट्रीज के बीच में होता। प्रब नाम याद रखो, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। तो इतने सारे कंट्री हैं भाई, तो ये लोग जब हमला करेंगे अकेले बेचारे नेपोलियन पे, तो वो तो खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से नेपोलियन को हरा दिया गया, और वहां पर उसके बाद जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू खत्म हुआ, नेपोलियन हार गया, ठीक है। तो यहां पर इन कंट्रीज ने फिर से एक ट्रिटी साइन करी, जिसको कहा जाता है ट्रिटी ऑफ वियना, क्योंकि वियना में साइन हुई वो ट्रिटी ऑफ वियना में, ठीक है। वापस से ये डिसाइड किया गया कि ये सारी चीजें गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। और ठीक है, बोरबॉन डायनेस्टी जो कि मतलब पहले थी ना, नेपोलियन आने से पहले कौन मोनार्क था, बोरबॉन डायनेस्टी का था ना, लुई 16, याद है ना। तो बोरबॉन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, बोरबॉन डायनेस्टी को क्या किया गया, रिस्टोर किया गया, ठीक है। क्योंकि वो लोग चाहते थे भाई ये सब राजा महाराजा ही है, तो राजा महाराजा तो चाहेंगे ना कि उनका ही सिस्टम चलता रहे हर जगह पूरे यूरोप में। तो ये लोगों ने मिलकर ये काम करा, ट्रिटी ऑफ वियना में वापस से रिस्टोर कर दिया फ्रांस में मोनार्की सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा सेकंड वाला पॉइंट, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट। मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन स्टेट जो है एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उसके बाद ऐसे क्या हुआ, ठीक है, उस वक्त क्या था, कितनी डाइवर्सिटी थी, ठीक है। हाउ वाज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, तो ये आपको पता ही है, लगभग यूरोपियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था कि भाई उस वक्त दो मेन पार्ट्स थे, तबके थे सोसाइटी के, दो मेन यूनिट्स थे, एक एरिस्टोक्रेट्स और दूसरा पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट याद होगा ना तुमको, जो फ्रांस में। तो ये एरिस्टोक्रेट्स में सारे अमीर भरे पड़े, जिनके पास सारा लैंड है, सारी प्रॉपर्टी है, और पीजेंट मतलब जो गरीब लोग है ना। तो एरिस्टोक्रेट्स में कौन कौन थे, हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स, लेस पॉपुलेशन थी इनकी, एंड दे वर डोमिनेटिंग ऑल द राइट्स, उनके पास सारे राइट्स जो है उनके पास होते थे, मतलब सारे जो अच्छी चीजें एंजॉय करने वाली चीजें हैं वो इनके पास थी, जो ये अमीर लोग हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे। तो पीजेंट्री के पास क्या थी, गरीबों के पास क्या ही होगी यार, कुछ नहीं था, ठीक है, गरीबी थी बस। यहाँ पर लो क्लास लैंडलेस पीपल, वो सब सिर्फ गुलाम थे, वो इनके लिए काम करते थे। देखो ये तो हम हमेशा से जानते हैं कि गरीबों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है और पैसा यहाँ कम होता है, और यहाँ इनकी पॉपुलेशन कम है, इनके पैसा प्रॉपर्टी ज्यादा है, ठीक है। नो राइट्स, कोई राइट्स ही नहीं है इनको, भाई तुमको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, कोई चीज नहीं है, ना तो तुम्हारे पास लैंड होगा ना प्रॉपर्टी होगी, सारी चीजें तो इनके पास होंगी, ठीक है। तो यूरोपियन सोसाइटी हम बात करें, अगर हम मिड 17th सेंचुरी तक यही हाल था कि दो ही क्लास थे, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स में सारे अमीर लोग, कम पॉपुलेशन, ज्यादा पैसा, ज्यादा राइट्स। यहां पर पीजेंट्री में गरीब लोग, नो लैंड, नो प्रॉपर्टी, मोर पॉपुलेशन, ठीक है, एंड नो राइट्स, ठीक है। लेकिन तो बदलाव कैसे आएगा, देखो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर
नॉलेज, देखो इनके पास ना पढ़ाई लिखाई, ज्यादा नॉलेज है ही नहीं, लेकिन जैसे ही यहां पर पढ़ाई लिखाई आई, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आया, एक तीसरा क्लास जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है, अदर देन एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्री। देखो अमीर और गरीब के बीच में एक मिडिल क्लास पैदा हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, तो यहां पर आ गया मिडिल क्लास द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तो नया है ना न्यू मिडिल क्लास। इसमें कौन लोग आते थे सर? क्या इसमें पीजेंट्री थे कि एरिस्टोक्रेट्स थे? अरे इसमें इनमें से ही कोई होंगे, पर वो एजुकेटेड पॉपुलेशन थे, दे वर एजुकेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। कौन कौन है यहां पर? इंडस्ट्रियलिस्ट जो व्यापार करते हैं, है ना, डॉक्टर्स, टीचर्स, जो पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास लोग थे, ये तीसरा यूनिट बने, दे वर न्यू, ये नया है, ये लोग नए हैं, ठीक है, और ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये लोग ऐसे ही कोई बात को हजम नहीं कर लेंगे, है ना। अब ये मान लो ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको जो बोल दो हाँ तुमको ये करना है वो करते रहेंगे पूरी जिंदगी, पर ये नहीं करेंगे, इनके पास दिमाग है, ये सोच रहे हैं, है ना, और ये लोग लड़ेंगे अपने लिए, और वही चीज हो रही है। इनको बोलते हैं, यही बने एक्चुअली लिबरल नेशनलिज्म के, ठीक है, निर्माता। इनके पास क्योंकि नॉलेज है, उनको पता है कि भाई हमको किसी का गुलाम नहीं बनना, और इसी को लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है, इसी से शुरुआत हुआ। नाउ व्हाट इज दैट? लिबरल नेशनलिज्म में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इनकी क्या क्या थॉट्स थी, ठीक है, इनकी क्या क्या डिमांड थी, वो देख लो। तो लिबरल, देखो लिबरलिज्म यहीं से शुरू हुआ। लिबरलिज्म, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो ये चाहते थे फ्रीडम, ये चाहते थे इक्वालिटी, बस समझ लो दो ही चीज, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये डिमांड थी इनकी, ठीक है, कि भाई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, सबको सारे राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम दे वांटेड, इंडिविजुअल फ्रीडम, भाई पढ़े लिखे हैं ऐसे नहीं मारेंगे, नहीं तो लड़ लेंगे। इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग बराबर है, चाहे कोई भी मर्डर करे, है ना, अमीर हो गरीब हो, उसको सजा एक ही होनी चाहिए, एक ही बराबर, ठीक है, और फ्रीडम होना चाहिए। और तीसरा क्या है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या? भाई हम चुनेंगे हमारी सरकार, तुम थोड़ी चुनोगे, खाली तुम क्या चुनोगे, हम चुनेंगे कि भाई कौन हमारा राजा बनेगा या कौन हमारा लीडर बनेगा। ये सब इन्हीं की चाहत थी, और यहीं से शुरुआत हुई। जो नेशनलिज्म का जो थॉट है वो तभी आ पाया जब ये मिडिल क्लास एमर्ज हुआ है, इन्हीं से बना है लिबरलिज्म, है ना, लिबरल थॉट्स आए। और देखो इन्होंने ही, इसमें देखो ट्रेडर्स भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, तो ये लोगों ने ही क्या किया, ज़ोल्वरीन, ज़ोल्वरीन जो ये ट्रेड यूनियन था, कस्टम यूनियन था, वो फॉर्म करा 1834 में। डेट याद रखना, ज़ोल्वरीन जो कस्टम यूनियन है फॉर्म करा गया 1834 में, इन्हीं लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया गया? दे अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, है ना, वो जो पूरे भाई यहां से वहां जाना तुमको टैक्स देना, यहां से वहां सामान को इधर से उधर बेच नहीं जाना टैक्स देना, तो ऐसी सारी जो टैरिफ बैरियर्स थी इनको खत्म किया इन्होंने, ज़ोल्वरीन ने। और दे अबॉलिश्ड 28 ऑफ 30 करेंसीज। भाई एक ही रीजन में 30-30 करेंसी चल रही है, हद हो गई। जैसे समझो कि अभी इंडिया में एक करेंसी है, पाकिस्तान में अलग करेंसी है, चलो एक एक कंट्री में अलग करेंसी है, तुम खुद समझो कि अगर इंडिया में ही यूपी की अलग करेंसी हो जाए, महाराष्ट्र की अलग करेंसी हो जाए, है ना, बंगाल की अलग करेंसी हो जाए, कितना पंगा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 30 करेंसी चल रही थी, उसमें से 28 को इन लोगों ने बंद करा दिया, सिर्फ 2 ही करेंसी चलेगी, ठीक है ना भाई, चलो यार 30 से अच्छा तो 2 ही है, ठीक है। और अब यहां पर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब नेपोलियन को हरा दिया गया, नेपोलियन को जब हरा के और ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, तो वो ट्रीटी ऑफ वियना किसने साइन किया था, कराया था? जो प्रब नेशंस है, यानी प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो ये लोगों की थॉट जो है, मैंने इनके थॉट को क्या बताया, कंजर्वेटिव थॉट, है ना, कंजर्वेटिव, कि ये नहीं चाहते कि बदलाव एकदम से हो, ये चाहते हैं कि वही राजा महाराजा सिस्टम वाला सही चल रहा है, वहीं पर हमारे ऐश है। तो ये कंजर्वेटिज्म है, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना, जो चाहते ही नहीं कि यूरोप बदले, क्योंकि वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो यहां से बिलोंग कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। कंजर्वेटिज्म और लिबरल थॉट कहां से? ये दोनों अपोजिट चीजें। लिबरल थॉट यहां से, ये चाहते हैं कि भाई बदलाव आए, सबको बराबरी मिले, सबको फ्रीडम मिले, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई ना मिले, जो चल रहा है ना वही चलता रहे, ठीक है। आगे देखें, सो फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का क्या फीचर्स है? देखो अब इसमें 2 चीज है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या क्या है? सो पॉलिटिकली लिबर्टी होने का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब सबको प्रॉपर्टी का राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए सबके पास, ठीक है भाई। दूसरा, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ये जो ऑटोक्रेट्स है, ये जो नोबल्स है, सब जमीन इनके पास, सारी प्रॉपर्टी इनके पास, सारे राइट्स इनके पास, ये नहीं होना चाहिए, इसका एंड होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकली इनकी ये डिमांड थी। और क्या? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि भाई सरकार चुनी जाएगी तो हम सब लोग चुनेंगे,
कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एरिस्टोक्रेट चुनेंगे, हम सब मिलके चुनेंगे, गरीब अमीर सब मिलके चुनेंगे, ठीक है। एंड ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, कि क्लर्जीज को प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ना, है ना, जो चर्च और क्लर्जीज और जो हायर क्लास है उनको वो सब प्रिविलेजेस जो खत्म होने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, वो बेसिकली वहां की डिमांड थी। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या था, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू पैसा, ठीक है। तो यहां पर एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, की जो अनवांटेड जो हाई टैक्सेस लिए जाते हैं गरीबों से खासकर, उसको खत्म किया जाए। और फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना, कि भाई हम यहां से एक रीजन से दूसरे रीजन में इतने छोटे स्पैन में जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे कस्टम के नाम से और दुनिया के नाम से आप वसूल कर रहे हो। तो वो सब चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर उससे हमको आजादी चाहिए, है ना। बेसिकली मैंने बताया लिबर का मतलब ये होता है फ्री, है ना, लिबर्टी इज व्हाट, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी डिमांड थी जो हमारे मिडिल क्लास की थी, ठीक है। अब मैं आपको आ रहा हूं थर्ड पार्ट में विद अ लिटिल ब्रेक, ठीक है। आपको भी ग्रो करना है और ये चैनल मेरा फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी अब बदल चुका है, मैं पूरे जोश के साथ वापस आ चुका हूं। शेयर करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, बताइए लोगों को। आप प्लीज लाइक करिए, मेरी बहुत मेहनत जाती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत एफर्ट जाता है इन वीडियोस को बनाने में। नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।